हेलो एवरीवन। आज जब हमने समझ लिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, साउथ अफ्रीका का एग्जांपल समझ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बढ़ा, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, पूरी प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की। ठीक है। In the lesson you will learn about the path to the constitution कि कॉन्स्टिट्यूशन तक कैसे पहुंचे हम फाइनली, नेहरू रिपोर्ट, इलेक्शन इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फाइनली द ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कैसे बना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, the struggle of freedom had developed in creating a consensus about the shape of democratic India would take after independence। जो द स्ट्रगल इंडियन स्ट्रगल है उसने डिफाइन किया है कि कैसा भारत हमें चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमें कैसा भारत चाहिए। जैसे हमने पूरा टाइम इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया, जो इंडियन फ्रीडम के मूवमेंट के जो नेता थे वो इक्वालिटी चाहते थे, वो चाहते थे कि हमें भी इक्वालिटी मिले, हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, जो वर्कर्स हैं उन्हें बेसिक चीज़ें मिलें। तो ये सारी चीज़ें ही वो आगे लेके आए, उसी से उनका एक विजन क्रिएट हुआ कि अच्छा अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम कैसा इंडिया बनाएंगे, कि अच्छा अगर हमारे पास पावर आ जाती है तो हम क्या क्या करेंगे। There were differences of opinion among various leaders of the freedom struggle, but they were unanimous in making India into a democratic country। इन सब के बीच में अलग अलग ओपिनियन ज़रूर थे कि इंडिया ऐसा होना चाहिए, इंडिया वैसा होना चाहिए, बट ये एक बात पे पूरा मतलब एक मत थे, वो थी कि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही बनना चाहिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही बनेगी, इस बात पे ये पूरे एक मत थे। द पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीज़ों पे बेस्ड है, मतलब ऐसी और कौन सी चीज़ें थी जिससे उन्होंने प्रेरणा ड्रॉ करी और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फार बैक इन 1928, इट इज़ कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। ये मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, उन्होंने 8 लीडर्स के साथ मिलके, मतलब ये एक ऑल पार्टी कमेटी टाइप थी, जो पूरे इंडिया से जो सारी पार्टी थी सबने मिलजुल के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी 1928 में। उसको नाम दिया गया था नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि नेहरू उसके हेड थे। तो नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें थी जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। फिर एक लाहौर सेशन हुआ था 1931 में, जिसमें कि बताया गया था कि हमें क्या क्या करना चाहिए एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री की, या फिर एज अ गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री की क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो सबका इक्वल होना चाहिए, लोगों को इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए, ऐसी चीज़ें कुछ लिखी हुई थी, कुछ जो लाहौर सेशन में बताई गई। तो ये चीज़ें ही हमारे फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई। दीज आर लाइक इंक्लूजन ऑफ, जैसे कि इन दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट थे, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो नेहरू रिपोर्ट भी मांग रही थी और लाहौर सेशन ने भी मांगा, तो वो ऑब्वियसली फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल लिया। फ्रीडम, इक्वालिटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने उनसे ड्रॉ करी हैं। द लीडर ऑफ द कांग्रेस हैड वर्क क्लोजली विद द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन विच हेल्प देम इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन इन गवर्निंग अ कंट्री। जो कांग्रेस लीडर थे वो वेरियस इंस्टीट्यूशंस के साथ भी मिलके काम करते थे, जिससे कि उन्हें समझ आ जाए कि कंट्री को गवर्न कैसे किया जाए, अच्छे ढंग से कंट्री को गवर्न कैसे किया जाए। इलेक्शन टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर and ministry all over the British India were held in 1937। 1937 में इलेक्शन हुए all over India। These
The political parties of India got an opportunity to participate in these elections. जो इंडियन पार्टीज थी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस या मुस्लिम लीग या जस्टिस पार्टी, तो इन सब पार्टीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया. Although it was not fully democratic process, yet the leaders got a chance to learn the art of running a government. जबकि ये fully democratic process नहीं थी, तब भी लोगों को पता, जो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस सब में लेजिस्लेचर में, उन सबको पता चला कि गवर्नमेंट कैसे रन की जाती है. तो उनको समझ आया कि गवर्नमेंट रन करने में क्या क्या दिक्कतें होती है या गवर्नमेंट कैसे रन की जानी चाहिए. वो उन्हें पूरा एक सिस्टम समझ आया. ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्यों नहीं थी? क्योंकि जो वोटिंग का राइट था वो कुछ ही लोगों को दिया गया था, सबको प्राप्त नहीं था. They learned to set up institution and how to manage them. उन्हें समझ आया कि कैसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करनी चाहिए और कैसे उन्हें मैनेज करना चाहिए. The Indian Constitution adopted many institutional details and procedure from colonial law like Government of India Act 1935. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारी जगहों से भी चीज़ें उधार ली हैं, मतलब उधार क्या, अडॉप्ट किए हैं चीज़ें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से. जैसे जो चीज़ें उन्हें पसंद आ गई कि अच्छा ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बड़ी सही है तो इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लेते हैं. ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं. The nationalist leader also learned to take positive from the constitution of different countries to incorporate them in Indian constitution by modifying them as per local need. ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें भी ली गई हैं और मतलब जो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कंटेक्स्ट में फिट हो रही थी, जो हमारे लिए अच्छी थी, हमने दूसरों से बोरो करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने ले लिया है अगर हमारे लिए वो अच्छा था तो. So, the Indian Constitution has influence from democracy in France, parliamentary system in Britain. डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है. पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है. फंडामेंटल राइट का जो सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से. ऐसे ही हमने सोशलिज्म का जो हमारा बेसिक रूल है वो हमने लिया है रशिया से. तो इस तरह से हर जगह से कुछ ना कुछ जो अच्छा लगा हमें वो हमने लिया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. इट वाज डन बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया कुछ लोगों द्वारा की गई है. मतलब हर किसी ने तो बैठ के नहीं बनाया ना, कुछ चुने हुए लोगों ने बनाया है. ये कुछ चुने हुए लोग जो थे वो कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, ये असेंबली थी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ही बनाई गई थी. ठीक है. इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक. इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन 1946. Its first meeting was held in December 1946. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके लिए इलेक्शन हुए थे 1946 जुलाई में और फिर फाइनली इसकी मीटिंग रखी गई थी दिसंबर 1946 में, जो कि इन फोटो से भी दिख रहा है. नेक्स्ट, सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. तो क्या हुआ? उसके बाद कुछ मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान चले गए. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान. इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी डिवाइड कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. तो देयर वर 299 मेंबर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इससे पहले 300 से ऊपर मेंबर थे, 350 के अराउंड मेंबर थे, बट अब मेंबर कम हो गए फाइनली क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, कुछ मेंबर्स वहाँ चले गए. ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर. जो 26 ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, अडॉप्ट भी हो गया था उसी दिन, लेकिन क्योंकि 26 जनवरी को हम पहले इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी से पहले इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया करते थे, तो
उस डेट को रिस्पेक्ट पे करने के लिए 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉन्च किया, उस दिन इन्फोर्स किया, कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन इन्फोर्स किया। और क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे नहीं था, आखिरकार हम इंडिपेंडेंट तो 15 अगस्त को हुए थे, तो ये इंडिपेंडेंस डे तो नहीं था, तो इसको रिस्पेक्ट दे के क्या बना दिया हमने, रिपब्लिक डे, कि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मतलब जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसका हेड कौन था, उसके हेड थे B.R. अम्बेडकर। ही प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन टुक प्लेस इन द ड्राफ्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक क्लॉज बाय क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन हो रहा था कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लाइन बाय लाइन चीज़ें डिस्कस हो रही थी। और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, वो थे B.R. अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसीडर्ड, मतलब 2000 से ज़्यादा चेंजेस उसमें किए गए। इट टुक 114 डेज, 114 दिन लगे उन्हें ये टोटल करने में, और 114 दिन 3 सालों में स्प्रेड किए गए। मतलब ऑलमोस्ट 3 साल लग गए उन्हें ये सारी प्रोसेस करने में, ऑलमोस्ट 3 साल लग गए उनको सारी प्रोसेस करने में। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हर रोज़ तो मिलती नहीं थी, बीच में ब्रेक्स होते थे, फिर सेशन होते थे, फिर ब्रेक्स होते थे, सेशन होते थे। तो इस तरह से पूरे 114 दिन लगे उन्हें, और ये 114 दिन स्प्रेड थे ओवर 3 ईयर्स, पूरे 3 सालों में पूरे बिखरे हुए थे। ओके, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हो गया। सो लर्निंग आउटकम क्या है, द पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट बैक इन 1928, इट इज कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। इन 1931 कांग्रेस का सेशन हुआ, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया गया। इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे पहले 1937 में हुए। वहाँ से लोगों को पता चला कि कैसे एक देश को संभाला जाता है, कैसे राज किया जाता है ना, ये सारी चीज़ें उन्हें समझ आने लगी। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से ली जो हमें अच्छी लगी, हमारे अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए थी। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए हमारी कंट्री में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली भी तो चाहिए, तो जो डिसाइड करेगी कौन से रूल्स होंगे कौन से नहीं होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए। फिर फाइनली 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, उसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। B.R. अम्बेडकर जो थे वो हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने पूरा ड्राफ्ट पूरा कंपोज किया, और ये 114 दिनों में पूरा हुआ, जो ऑलमोस्ट 3 सालों तक जो ये डेलिब्रेशन पूरी चली है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, इसके बाद एक लास्ट वीडियो रहती है इस चैप्टर पे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरी डिस्क्रिप्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।